Hello everyone, welcome to economics. So this video is mainly for the first year students studying in University of Delhi under the curriculum of new national education policy that was brought in 2020. Okay, so if you are the student of first year, अगर आप पहली ईयर में आपने पहला सेमेस्टर आपने देखा होगा, अभी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा, उस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या आपको चीजें देखनी है और क्या क्या करिकुलम है आपका। ठीक है, जनरली आप जानते हो कि आप मान लो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। ओके, सो ये इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है वो ऑनर्स डिग्री के लिए पढ़ना है, यानी कि इकोनॉमिक्स ही मेनली आपको ज्यादा फोकस करनी है। So in semester 1 you will have 3 papers of economics। ठीक है, जो कि आपके टाइम टेबल में अभी तक दिख गया होगा। 3 पेपर जो इकोनॉमिक्स में हैं, आप भी जानते हो, सबके नाम के आगे इंट्रोडक्टरी लगा हुआ है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स is the first paper. Then you have introductory MME. Then you have introductory stat, that is introductory statistics for economics. ओके, ये 3 पेपर हो गए आपके इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा एक पेपर आपको जीई का लेना होगा। जी पेपर लेने का मतलब है अदर डिपार्टमेंट के पेपर्स। ठीक है, अब मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि कौन से जी लेना आपके लिए सही है, किस तरह के स्टूडेंट को क्या चूज करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक एसीसी होगा, एक वीएसी होगा, एक आपका एईसी होगा। ठीक है, सो यू हैव टोटल 3, 6 एंड 1 7 पेपर्स। ओके, सो इनके क्रेडिट्स 4 into 4, सो दैट विल बी 16। ठीक है, सो 4 पेपर हो गए ना, 3 आपके इकोनॉमिक्स के, एक हो गया जीई का, टोटल 4 पेपर, और चारों 4 क्रेडिट के होंगे, तो 4 into 4 क्रेडिट्स। सो दिस पेपर्स विल गिव यू 16 क्रेडिट्स। इसके अलावा ये जो 3 बचे, ठीक है, इन 3 का 2 क्रेडिट होता है। सो यू हैव 3 into 2 क्रेडिट्स, सो दैट गिव्स यू टोटल ऑफ 6 क्रेडिट्स। और इन पूरे सेमेस्टर के लिए आप पूल करोगे, देन यू गेट 22 क्रेडिट्स। सो याद रखना, ये 22 क्रेडिट के आपको सारे सेमेस्टर में एग्जाम्स देने होंगे कोर्सेज के अकॉर्डिंग, या अगर आप 4th ईयर में जाते हो, 4th ईयर में आपके डिजर्टेशन वगैरह का भी क्रेडिट होगा। ठीक है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि आपके 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में क्या पेपर्स है। मेनली मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके 1st ईयर में क्या है। 1st ईयर में ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें जो है 3 पेपर इकोनॉमिक्स का आप 1st सेमेस्टर में ले रहा हूं, और ये 3 पेपर आपके सेमेस्टर 2 में भी यही होंगे। बस यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एमएमई की जगह इंटरमीडिएट एमएमई हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए हो जाएगा इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले आपको मैं बता दूं, आपके जो 3 पेपर दिख रहे हैं, इन तीनों को ये मत सोचना कि किसी एक पेपर पे मैं फोकस करूं और मेरा पूरा बेड़ा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको तीनों पेपर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इकोनॉमिक्स को जानना चाहते हो। समझ रहे हो? अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं जानना चाहते तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों में कोई पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स वाकई में जानना चाहते हो, आपको तीनों चीजें समझनी है। उस पर मैं बात करूंगा तीनों पेपर्स के डिटेल में, कि कैसे उनको अप्रोच करना है, क्या करिकुलम में आपके सिलेबस कहाँ से उठाया गया है, और कैसे क्या चीजें।
ठीक है। सो ये टोटल ओवरव्यू हो गया आपके क्रेडिट स्कोर का। ठीक, सो उस पे मेनली मेरा फोकस जो रहेगा दैट विल बी ऑन 3 पेपर्स दैट यू टेक फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स का जो आप 3 पेपर ले रहे हैं उसमें जो सबसे पहला पेपर है दिस इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका कोड भी देखोगे तो 001 का कोड होगा। सो दिस इज द कोर्स। इसके लिए जो बुक्स रेफर किए जाएंगे एक होगा मैनक्यू का, ग्रेगरी मैनक्यू का। इसमें चैप्टर्स आपको 1 टू लेकर 11 तक के चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका प्लस चैप्टर नंबर 21 है। सो टोटल आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने ही हैं। इसके अलावा दीक्षित एंड स्कित के पेपर्स भी हैं जो मेनली आपके गेम थ्योरी के लिए काम आएगा। इसके 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो यू हैव 2 चैप्टर्स फॉर दैट पर्पस। ओके, सो वी विल बी हैविंग माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बेसिक करिकुलम। ठीक है, जो कि आपके बेसिक्स के लिए स्टार्ट होगा। सो उस केस में आप देखोगे कि कैसे चीजों को डेवलप करनी है। सो यू हैव ओनली 2 चैप्टर्स और ये मेनली आपका गेम थ्योरी के लिए है। गेम थ्योरी यानी कि बेसिक्स उसका। ये थोड़ा सा पेपर अबिट टफ पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका इजी हो जाएगा। ये जो मैनक्यू के चैप्टर्स हैं बाकी वो इजी हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जब चाहें तब पढ़कर आपको सारा कुछ समझ आ जाए, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स को आप मजाक में लोगे तो आपके मार्क्स को भी ये मजाक में बना देगा। ठीक है, सो जितने सीरियसली आप फर्स्ट सेमेस्टर को लोगे उतना ही अच्छा आपका बेस बनेगा। बेस आपका सही बनेगा तो फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक्स समझने में या कोर्सेस लेने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अगर आपके पास कॉलेज में टीचर्स अच्छे नहीं हैं, आप खुद से मेहनत करो। खुद से मेहनत करने में भी दिक्कत आ रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं हम लोग जैसे, आप उसमें चूज करो जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है, उनसे जुड़ो, सीखो, जानो। ठीक है, लेकिन पढ़ो। नहीं पढ़ोगे फिर इकोनॉमिक्स में आपके लिए पास करना भी काफी टफ हो जाएगा और हायर एजुकेशन के लिए जाना तो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप क्लास 12 तक करते थे, क्लास 12 तक मेनली क्या होता था, कंसेप्ट आप समझ गए, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती थी। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स पूछ लिए, कभी कभी आपने ग्राफ एक्स्ट्रा बना दिया तो ग्राफ के मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन अभी के लिए जब आप पढ़ोगे अंडर ग्रेड में तो आपको मैथ्स पे भी फोकस करना जरूरी है। मैथ्स के लिए इसीलिए अलग से एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ को तो आपको बनाना ही है क्योंकि विदाउट ग्राफ यू कांट अंडरस्टैंड द माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपके कंसेप्ट्स होंगे, इसके लिए कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट्स के अलावा आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने आने चाहिए। मैं अभी बात कर रहा सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स आपको यूज करना आ गया, मैथ्स में क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिया, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। मैथ्स में जब आप सोल्व करते जाओगे और उसके बाद आप रिलेट नहीं कर पाते हो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज से तो आपका पढ़ना बेकार है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब आपको पता है, मान लो आपने सीख लिया कि डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा गया फाइंड मार्जिनल कॉस्ट और आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करने से मार्जिनल कॉस्ट आता है। अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालोगे। ठीक है, आपको डेरिवेटिव आता है लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है। सो इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट जानना ज्यादा जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट जानोगे तभी जाकर के आप न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सो कंसेप्ट्स में आपकी क्लैरिटी जरूरी है, साथ में न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में क्या है, आपके कंसेप्ट्स जो कि थ्योरीज की बात है या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग,
ये डेवलप्ड होनी चाहिए, प्लस आपका न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस भी करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए इकोनॉमिक्स इजी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा कि आप दिन भर पढ़ते रहो, रात भर पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। कॉलेज में जितना टाइम आपका बचता है, जो कि क्लास के बीच में, उस टाइम को यूटिलाइज करना है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है, कंसेप्ट्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए। तीसरा है ग्राफ्स या फिगर्स की बात करते हो। इस ग्राफ्स में आपको देखना यह है कि किसी कंज्यूमर का अगर मान लो यूटिलिटी बनाया हुआ है इंडिफरेंस कर्व से, इन दैट केस आपको देखना है कि कर्व किधर की तरफ स्लोप कर रहा, उसकी स्लोप पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरह का शेप है, एक्सिस पे क्या लिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं ना, ग्राफ का शेप उनको पता है, लेकिन एक्सिस पे क्या वेरिएबल लिया गया है ये नहीं पता होता। साथ में ये नहीं पता होता कि मूवमेंट हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है। कर्व का आप पढ़ोगे, सो मूवमेंट और शिफ्ट में आपको डिफरेंस जानना जरूरी है। ठीक है, सो ये बेसिक्स अगर आप समझ पाते हो तो आपको अभी तो आसान होगा ही, फ्यूचर में भी आसान होगा। किसी टीचर को आप सुनोगे कि बोल रहा इसका इंपैक्ट होगा ऐसा, जो कि ये कर्व शिफ्ट करेगा, तो वो शिफ्ट क्यों करेगा ये आपको तभी पता होगा जब आपको पता होगा शिफ्ट और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। याद रखना, ग्राफ को आपको वैसे अप्रोच करना है जैसे कि आप उसमें सीख रहे हो, ढूंढ रहे हो कि ये हुआ तो यहां क्यों है। अगर आपके डिमांड कर्व पे, जैसे कि मान लो आपका डिमांड कर्व है, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। अगर डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों है, इस एक्सिस पे क्वांटिटी क्यों है, इस एक्सिस पे प्राइस क्यों है। ठीक है, क्या इस क्वांटिटी की जगह मैं इनकम लिख दूं तो मेरा डिमांड कब हो जाएगा, क्या इस प्राइस की जगह मैं इनकम लिख दूं तो मेरा डिमांड कब हो जाएगा। इस तरह का थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है। ये डेवलप इसलिए भी करनी है क्योंकि आप सपने में भी ये गलती ना करो कि एक्सिस पे मैंने लिखा क्या है। ठीक है, अंडर ग्रेड लेवल पे बहुत बच्चे ये बेसिक वाली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट ये मिस्टेक ना करें, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, ग्राफ्स एंड फिगर्स के लिए आपको क्या याद रखना है, व्हाट वी कॉल लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है एक्सिस पे सही चीज का लिखा होना। मतलब अगर आपके दो एक्सिस हैं किसी टू डायमेंशनल ग्राफ में, यू कॉल दैट एक्सिस। एक्सिस पे आपने कौन से वेरिएबल्स लिए हुए हैं ये आप बताओ। साथ में कर्व जो भी है, अगर ये डिमांड कर्व है इसको बताओ कि दिस इज योर डिमांड कर्व। ठीक है, यानी कि एक्सिस को भी करना है और कर्व को भी करना है। साथ में अगर मान लो एक और डिमांड कर्व बनाते हो तो कॉल दिस डिमांड कर्व 1, कॉल दिस डिमांड कर्व 2। ठीक है, और साथ में अगर ऐसे शिफ्ट हुआ बताओ कि DD1 से डिमांड 2 पे गया है। ओके, अगर आपका कोई चेंज होता है उस चेंज को भी आप लेवल करो। वो चेंज आपके कर्व का ही जो शेप वगैरह होगा उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी आप लेवल कर देना। अब एग्जाम में आया आपको ग्राफ बनाने, या आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने क्या किया, ग्राफ बनाया और सोचा कि बस हो गया, मैंने कंसेप्ट कुछ और बताया था और ग्राफ बनाकर मैं खुश हो गया। ऐसा करने से आपके मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। क्या करना है, ग्राफ्स आप लेवल किए, उसके बाद ग्राफ का मतलब क्या था, किस कंसेप्ट को आप कैसे लिंक किए थे ये भी बताना जरूरी है। ठीक है, मतलब लेवलिंग के अलावा यू हैव टू डिफाइन और इलाबोरेट द ग्राफ। समझ रहे हो, मतलब ग्राफ को बता दो कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। सो यू विल से दैट फिगर 1 रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व। ठीक है, जहां पे आपका एक क्वांटिटी है, कोई डिमांड कर्व एक प्राइस पे लेते हो, सो दिस इज प्राइस P डैश, दिस इज Q डैश। सो यू विल से कि P डैश पे आपका Q डैश डिमांड किया गया है। ये भी लिख सकते हो जैसे कि अगर मान लो आपने
इसके बदले क्या किया था, जैसे इसका शिफ्ट करा था डिमांड का आपका, तो आप कहेंगे कि इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ गई, मान लो कुछ ऐसा था। तो आपको लिखना है कि इन दिस गिवन फिगर विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर द डिमांड कर्व शिफ्टेड किधर की तरफ, ये भी बताना है, राइटवर्ड। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, इसीलिए ये सब मेंशन करना जरूरी है। तो अगर आप इतना लिख देते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इन सारी चीजों पे फोकस करना जरूरी है। ये नहीं सोचना कि मुझे बेसिक समझ आ गया तो मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, ऐसा नहीं है बाबू। इतना भी सिंपल इकोनॉमिक्स नहीं है। मैं डरा भी नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं ताकि तुम्हारी लाइफ इजी रहे। आज थोड़ा सा दुख सहकर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अगर आप बेसिक समझ जाते हो तो फ्यूचर में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जब इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर में करोगे, या सीयूईटी की तैयारी करोगे, या नेट की तैयारी करोगे, तो आपको रिलेटिवली कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये चीजें का ध्यान रखना आप। इसके अलावा अब हम चलेंगे सेकेंड पेपर, दैट इज योर इंट्रोडक्टरी एमएमई। ठीक है, इंट्रोडक्टरी एमएमई जो है, इसमें आपका जो बुक रेफर किया जाता है, सिरस्टर एंड हेमंड, इसके आपके चैप्टर्स हैं 1 to 9। ठीक है, और ये बुक आपका कंटिन्यू होगा सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में भी। सेकेंड सेमेस्टर में आपका कहलाएगा इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, थर्ड सेमेस्टर में कहलाएगा एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, कहने का मतलब स्टार्टिंग में 1 to 9 समझोगे तो सेकेंड सेमेस्टर में भी मैथ समझ आएगा, थर्ड सेमेस्टर में भी मैथ समझ आएगा। सेकेंड सेमेस्टर में बहुत चीजें इसी की एक्सटेंशन है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स अच्छे से नहीं किया तो सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स अच्छे करने से आपकी सारी मैथ्स सोल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ी मुश्किल जरूर लगे फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का लाइफ इजी करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर पढ़ लेना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव एज द सिलेबस। अब इसमें फोकस क्या करना है, आपको सोल्व करने तो आता है, ये मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको सोल्व करने आ जाएंगे। साथ में क्या करना है, इंटरप्रिटेशन समझना है। जो भी आप कंसेप्ट समझते हो, इंटरप्रिटेशन समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इंटरप्रिटेशन नहीं समझते हो तो आप क्वेश्चंस को ही नहीं समझोगे। जरूरी नहीं है कि आपको फंक्शन डायरेक्ट दिया होगा और कहा जाएगा कि इसकी डेरिवेटिव निकाल दो। ऐसे आपके इकोनॉमिक्स के लिए एमएमई में नहीं पूछे जाएंगे। आपको लंबे चौड़े सेंटेंसेस दिए होंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, उस प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में पुट करना है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। उस सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इंटरप्रेट करके आंसर लिखना है। लास्ट में जो लिखते हो ना, जैसे कि आपने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला, यहां पे आते 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 मान लो 200 आया, ठीक है, सो ये इक्वल टू करके 200 जो लिखते हो ना, यहां पे लिख देते हो आंसर, इस पे मार्क्स फुल नहीं मिलते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, सो फॉर द गिवन कंडीशन द प्राइस इन द इक्विलिब्रियम विल बी 200 रुपीज या डॉलर, जो भी यूनिट दिया होगा। ठीक है, अपने मन की मर्जी से कुछ भी रैंडम मत लिख देना, लेकिन आंसर आने के बाद आपको इंटरप्रिटेशन लिखनी जरूरी है। ठीक है, सो इसका भी ध्यान रखना। तीसरा है, आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करते हुए में आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत ना हो, समझने में पता चले। जैसे कि अगर आपसे कोई टीचर पढ़ाए
कि किसी का डेरिवेटिव निकालते हो तो स्लोप निकलता है। ठीक है, एक चीज ये जानते हो। आप ये भी जानते हो डेरिवेटिव निकालने से रेट ऑफ चेंज निकलता है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो इंटरप्रिटेशन में आपको इजी पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करते हुए इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना है आपको। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो सोल्व करना है, मैं लिख दे रहा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ये तो करना ही है, साथ में फॉर्मुलेट भी करना है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट का तौर पे। और स्टेटमेंट को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के तौर पे, यानी कि फॉर्मुलेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आप बस समझना कि क्या चीजें कैसे आई है, उसमें आप इंटरप्रेट कर पाते हो आंसर को। सो आंसर को इंटरप्रेट कर लेना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीजें पता होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि टोटल कॉस्ट इतना है और ये इस चीज पे डिपेंड करता है और ऐसे ऐसे चीजें होती है, ये उसका फिक्स्ड कॉस्ट है। सो आप ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर एक इक्वेशन जो बनाओगे, इसी को बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो ये चीजें करना जरूरी है आपके लिए। इतना करोगे लाइफ इजी है। इन चैप्टर्स में कुछ बेसिक्स आपके 11th 12th या स्कूल लेवल पे जो 10th तक आपने किए हैं वो भी आपके काम आएंगे। ठीक है, सो डरना मत, बस ये समझना कि उन सब चीजों को आप रिवाइज कर रहे हो, उन सारे कंसेप्ट को आप रिवाइज कर रहे हो, उनको आप पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। इस माइंडसेट से समझना। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। थर्ड इज योर इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, डिवोर का पेपर है, मतलब डिवोर की बुक है जो कि चैप्टर्स हैं 1 to 5। कुछ सेक्शंस डिलीटेड हैं सारे कोर्सेस में। ठीक है, वो आप रीडिंग्स देखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूं तो इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा इन सब चीजों पे। सो डिवोर का चैप्टर 1 to 5 है। सो 1 to 5 चैप्टर्स में आप देखोगे कि कोर्सेस जो डिफाइंड है अलग अलग टॉपिक्स में डिफाइंड है, और उन अलग अलग टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है कि चेक करना है स्टेट्स के प्रॉब्लम या स्टेट्स के मेथड्स को इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करना है। सो इसमें फिर से आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स को लिंक करना है स्टेट्स से। ठीक है, सो ये चीजें हैं। यहां पे आपका अप्रोच कैसा होगा, इसमें मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें कम इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है, बहुत कम। जो मेन प्रॉब्लम होता है वो मैथमेटिकल ही होता है। अगर आपको इसके लिए इशू हो रहा होगा तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर, साथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर, पढ़ लेना आपके 11 12 की बुक से। साथ में आप सेट थ्योरी फंक्शन मैथ्स में पढ़ोगे ही, वो ज्यादा जरूरी है। अब इसमें फोकस क्या करना है, एक तो आपको प्रैक्टिस करना है जो कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में फॉर्मूला जितना है उन फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा, आपका लाइफ इजी रहेगा।
ठीक है। और फॉर्मूले में देखोगे कि 2-3 अलग अलग टाइप के हैं, सेम चीज की 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब 2-3 फॉर्मूले से स्कूल में आप किसी एक को याद करते थे तो काम चल जाता था, यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको तीनों पता रहेगा तो आपका लाइफ इजी होगा, वरना आप एक को दूसरे में कन्वर्ट करते रह जाओगे, यानी कि डेरिवेशन करते रह जाओगे। तो डेरिवेशन तो करना नहीं है आपको फॉर्मूले का, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली सोल्व करना है। सो इसके लिए अगर फॉर्मूले दिए हुए हैं, सो ऑल फॉर्मूले यानी कि एक ही फॉर्मूले का 3 वेरिएंट्स है, तीनों वेरिएंट्स याद करो, ठीक है। सो ऑल वेरिएंट्स आपको याद रखना है और प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें मोस्टली कैलकुलेशन एरर भी होता है, ठीक है। सो कैलकुलेशन एरर को अवॉइड करना, इसको अवॉइड करना। मैथ्स में कैलकुलेशन एरर बहुत कम होता है, स्टेट्स में रिलेटिवली ज्यादा होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो मैं यहां बता रहा, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टेबल। यानी कि जब अलग अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे स्टैटिस्टिकल टेबल आपको मिलेगा आपकी रीडिंग्स में। उसमें क्या है कि आप देखोगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसके कारण देखोगे कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। सो स्टैटिस्टिकल टेबल को समझना जरूरी है, ठीक है। आपको टेबल अटैच्ड होगा लेकिन वैल्यूज आपको खुद देखनी है। सो ये चीज आपको ध्यान देना हमेशा। अल्दो जब तक आपका एग्जाम होगा उसके पहले आपके लिए हम लोग एक वीडियो भी बना देंगे, स्टैटिस्टिकल टेबल्स को कैसे समझना है, कैसे उसको यूज करना है, अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये सारी चीजें आपकी डिस्कस्ड होगी, ठीक है। सो ये आपका अप्रोच रहेगा इस पेपर का। इसके बाद चलते हैं जीई पे। इस पे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। जीई जो है वो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स को प्रेफर करो, ठीक है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है या आपने मैथ्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं, इवन अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था तो तब आप जरूर प्रेफर कीजिए जीई में मैथ्स। लेकिन अगर आपका मैथ्स में इतना मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो मैथ्स बिल्कुल भी मत लेना, वरना कितने मैथ्स संभालोगे, मैथ्स में तो वैसे ही आपका इंटरेस्ट है नहीं, तो ये गलती मत करना, मैथ्स में इंटरेस्ट होगा तभी करोगे। ऑल्दो ये सारे मैथ्स के जो कंसेप्ट्स हैं आपको इकोनॉमिक्स में भी यूज होंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल यूज होना ही है। सो जी में मैथ्स प्रेफर करना। कुछ लोग कॉमर्स के बैकग्राउंड के होंगे तो उनको कॉमर्स वाले जितने भी कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस आपके इकोनॉमिक्स डोमेन वाले ही होते हैं, इकोनॉमिक्स से मिलता जुलता होता है, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका स्कूल लाइफ थोड़ा सा मुश्किल रहा, मतलब आपका बेसिक्स ही उतनी अच्छी नहीं है, मान लो कुछ ऐसा, या आपको स्टेट्स और मैथ्स से डर लगता है, तो उस केस में आपको स्टेट्स और मैथ्स को सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम लगेगा तो आप लोगों के लिए क्या है कि आप इसमें से कुछ मत लो, थोड़ा सा और इजी देख लो, ठीक है। जैसे कि हिंदी वगैरह के पेपर्स ले सकते हो जिसमें कि लिमिटेड पढ़ो, एक बार पढ़ोगे आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप रिलेटिवली बेटर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वो उन्हीं के लिए है जिनको कम पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इन सब में आपको एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हिंदी में आपका रिटेंशन नेचुरली ज्यादा होता है क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, ठीक है। सो अगर आप मैथ्स कर सकते हो तो मैथ्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर नहीं कर सकते तो कॉमर्स पे जाओ, ये भी नहीं कर सकते तो कोई भी कोर्स ले सकते हो, आई वुड से जैसे कि हिंदी वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है हिंदी या किसी और सब्जेक्ट से, मेरा सिर्फ रिश्ता है इकोनॉमिक्स से और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से, मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर की,
वो पूरे 3 साल का स्टेज डिसाइड करेगा। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आप सोच समझ कर डिसीजन लेना। लाइफ अपने फर्स्ट सेमेस्टर को मुश्किल नहीं करना है, लाइफ फर्स्ट सेमेस्टर की इजी रखनी है। जितना इजी रखोगे, जितना ज्यादा समझोगे, उतना ज्यादा फ्यूचर के लिए फायदा है। ठीक है, सो ये कहानी हो गई आपके जीई की। इसके बाद इन तीनों कोर्सेस को मैं एक साथ बात करता हूं। सो ये तीनों जो कोर्सेस है ना, ये फालतू कोर्सेस है, सीधी बात बोलूं, फालतू कोर्सेस हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत लोग इससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये फालतू कोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे टाइम वेस्टेज वाले हैं। टाइम वेस्टेज इसलिए है क्योंकि आप आए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन ये आलतू फालतू कोर्सेस लेने पड़ रहे हैं आपको। और इसके लिए क्या करना है, आपको 5 असाइनमेंट देने हैं, 10 असाइनमेंट देना है, प्रैक्टिकल करना है, कोई जो कि आपके फ्यूचर में कभी काम नहीं आएगा। काम आएगा भी तो भी आप उस लेवल का सीख नहीं पाओगे, चाहे लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण, या लैक ऑफ टीचर के कोऑपरेशन के कारण, या आपके कोऑपरेशन के कारण। ठीक है, ये सारे इश्यूज होंगे, तो इस पे टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है, तो ये टाइम बचाना है। ठीक है, इसमें क्या है, मानकर चलना टीचर्स अभी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आपको किसी भी कॉलेज में 5 से 10 असाइनमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली कोई कॉलेज होगा जहां पे इसमें 5 से कम असाइनमेंट लिए जाते हैं, बहुत रेयर है ये। और ये सारे पेपर्स कॉलेज में ही चेक होते हैं, ये तीनों पेपर्स कॉलेज में ही चेक होते हैं। ठीक है, तो जब कॉलेज में ही चेक होगा, थोड़ा सा कम भी नंबर आएगा तो टीचर उतना ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पेपर चेक होते हैं, उसमें अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो आपके नंबर ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, लेकिन नंबर के लिए ही सिर्फ नहीं जानना, आपको टाइम भी बचाना, आपको बाकी चीज़ें भी करनी। तो इस चीज़ के जो भी असाइनमेंट मिलने वाले हैं, जब भी असाइनमेंट मिले, 1 कॉलेज डे पर असाइनमेंट, मतलब एक असाइनमेंट आपको आज मिला मान लो, तो आपका कल तक वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो कहाँ कंप्लीट करोगे, अपने पीजी जाकर, अपने फ्लैट जाकर, अपने घर जाकर? नहीं, कॉलेज के बीच में जो आपको टाइम मिलता है, आपको जो कॉलेज का टाइम टेबल मिला होगा सुबह से लेकर शाम तक का, ठीक है, क्योंकि आप तो मशीन हो, आपको तो हम बस बुला ले और पढ़ते रहो। ठीक है, सो मशीन की तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है, तो आप भी उसी तरह बनकर वही कॉलेज टाइम को यूटिलाइज करोगे। बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, सुनते हुए आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन वही है कि कॉलेज के टाइम में जो आपका रेसेस का टाइम है, लंच करने जाते हो लंच कर लो, कोई बात नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई टाइम बचता है 1 घंटा या 2 घंटा, उसमें आप असाइनमेंट कर लो। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे असाइनमेंट के लिए। मुझे भी पता है, तुम्हारे टीचर्स को भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुम्हारे दोस्तों को भी पता है, तुम्हारे सीनियर्स भी यही करते थे और उन्हें भी पता है। क्या पता है? कि आप कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट करोगे। तो सीधी बात है, जब कट कॉपी पेस्ट ही करना है तो कम समय लगाएंगे ना। अब समय भी ज्यादा लगाओ और उसके बाद कुछ सीखो भी मत, क्या फायदा? तो बेटर यही है, कम समय लगाने को कोशिश करना, कि जितने कम समय में मैं कर सकता हूं। तो कोशिश करना 1 कॉलेज डे, अगर इससे नहीं हुआ तो 2, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब, अगर 10 असाइनमेंट है तीनों पेपर का मिलाकर, यानी टोटल 30 असाइनमेंट है, तो आपके कॉलेज का 1 महीने का जो टाइम मिलता है, मान लो उसको 1 महीने की जगह आप 45 डेज लेते हो या 60 डेज लेते हो, मतलब 2 महीने के करिकुलम में आप यूटिलाइज कर रहे हो, और ये टाइम आपके कॉलेज के टाइम में ही हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। शाम को आप जाते हो अपने पीजी, अपने घर, थोड़ा देर खाना खाने के बाद रेस्ट करके अपने पेपर्स को उठा सकते हो। इसको करने की जरूरत नहीं, इसका हो गया जो था। ये कॉलेज में ही करना है, कॉलेज के अलावा नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर कॉलेज के अलावा टाइम डिवोट करते हो
तो आपको अपनी पर्सनल जिंदगी से भी टाइम कट करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो कोर्स सिलेबस पे आपको फोकस करना था वो भी टाइम आपका जा रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ में साथ आपको जी और कोर पेपर्स ही देंगे। जी इसलिए देगा क्योंकि बाद में आपको फोर्थ ईयर अगर कंटिन्यू करना हुआ, 7 पेपर्स आप सेम सब्जेक्ट के लेते हो जी में, तो आपको माइनर डिग्री भी मिलेगी। क्या मिलेगी? माइनर डिग्री। माइनर डिग्री कब मिलेगी? जब आप एटलीस्ट 7 चीज लेते हो ऑफ सेम कोर्स। मतलब अगर आप मैथ्स का 7 जी के पेपर्स ले लेते हो फोर्थ ईयर तक, थर्ड ईयर तक नहीं मिलेगा, फोर्थ ईयर तक अगर आप करते हो 7 जी, आप ऑप्ट करते हो मैथ्स का और सब में आप पास कर जाते हो, तो आपको एक माइनर डिग्री दी जाएगी मैथ्स की। एक तो ऑनर्स का तो डिग्री मिलेगा ही, इकोनॉमिक्स का ऐसा नहीं है कि उसके बदले ऐसा मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगी। ठीक है, सोच रहे हो, ग्रेजुएशन में भी 2 डिग्री। ठीक है, सो ये आपके डिसीजन में काम आएगा जी के, कि किसको झेल सकते हो, क्योंकि माइनर डिग्री की लालच करना चाहिए। ठीक है, लालच करना और ये सोचना कि किसको झेल सकते हो इतने टाइम, और किसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। सब कुछ सोच कर आप डिसीजन लेना। ये नहीं कि भैया ने ऐसे बोला, सीनियर ने ऐसे बोला, सीनियर दीदी ने ऐसे बोला, मैंने मान लिया। ऐसे नहीं करना है। या ये भी नहीं करना है कि मैंने किसी को कॉलेज लाइफ में आते ही पसंद कर लिया तो उसके जैसे कोर्स हैं वही कोर्स मुझे भी ऑप्ट करने हैं। ये गलती करोगे तो खुद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, जो होना होगा, आप किसी भी कोर्स में रहो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होना होगा तो आप कितना भी पीछे लगोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक सजेशन मैं दे रहा, एज अ सीनियर, एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, जो भी आप मानो। सीधी बात है, आपको अपनी जिंदगी का सोचना है, आप झेल पाओगे या नहीं। ठीक है, सो इसमें जो भी कोर्सेस लो उससे मेरा कोई बहस नहीं है। इसको जितना लाइट कर सकते हो उतना लाइट करना। इसमें आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि टीचर आप लेनियंट ढूंढो। ठीक है, लेनियंट इन द सेंस आपका टाइम कम ले। ठीक है, दूसरा, मार्क्स अच्छा दे। अगर मार्क्स अच्छा देगा तो आपका फोर्थ ईयर अगर आप कर रहे हो, फोर्थ ईयर करते हुए अगर आप 75% प्लस स्कोर करते हो, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी। ठीक है, सोच रहे हो, मास्टर्स भी नहीं करना है, समझ रहे हो? सो कितना अच्छा बात है ना। इसीलिए क्या करना है कि यहाँ पे लेनियंसी देखनी है। जो टीचर ज्यादा लेनियंट है उसको प्रेफर करो, इससे फायदा होगा आपको, आपका टाइम भी बचेगा और साथ में आपको मार्क्स भी अच्छा रहेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इससे कुछ खास आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक, साथ में ये भी ध्यान देना, आपको एक स्ट्रेटजी नंबर 1 हो गया। स्ट्रेटजी नंबर 2, आपके फूड में इशू ना हो। जो आपके खाना खाने का टाइम है, ठीक है, जो आपके मील लेने का टाइम है, उसमें डिस्टरबेंस ना हो। आप इसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी लेना, ये नहीं कि रैंडम कोई भी अलॉटमेंट ले लिया। ठीक है, जो आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंग कर। ठीक, ताकि आपको भी अच्छा रहे, इसको फोकस करते हुए। ठीक, सो इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा। उसके बाद जो भी कोर्सेस आपको मन करे, जो भी अच्छा लगे ले लेना। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे आपको जितना लाइट कर सकते हो उतना लाइट करना। ठीक है, जी में आपको मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, और आपके इन तीनों पेपर्स में भी बता दिया कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, सो ये सब चीजें का ध्यान रखना। और जो टाइम का यूटिलाइजेशन है, अब ये स्टूडेंट सेंट्रिक जो भी स्टेप्स हैं वो मैं बता रहा कि आपके प्लान क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात,
जितना भी कोर्सेस हैं उन सारे कोर्सेस में आपको सेल्फ स्टडी जरूरी है। टीचर पढ़ाया, टीचर के पढ़ाने के बाद आप उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पढ़कर उसी समय रिवाइज कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर कुछ नहीं कर रहे, कॉलेज के बीच में गैप है, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे, जो 2 घंटे का लेक्चर हुआ था आधे आधे घंटे में, उसको रिवाइज कर लो। तो 2 घंटे का लेक्चर आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, सेम डे पे अगर आप पढ़ते हो तो। लेकिन अगर दूसरे डे पे पढ़ोगे तो फिर से आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक, कोशिश करना, क्योंकि टाइम बचेगा यार। मैं चाहता हूं टाइम बचे, तुम भी टाइम की इज्जत करो। मैं इज्जत करता था, मैं भी इज्जत अभी भी करता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप भी टाइम की इज्जत करोगे। ठीक है, सो सेल्फ स्टडी कर लेना। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो घर पे जाकर करना ही करना है। कितना? बस 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर यार व्हाट्सएप कब यूज करोगे, इससे चैटिंग कब करोगे, मूवीज कब देखोगे, किसी दोस्तों के साथ कैसे हैंग आउट करोगे, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो 2 घंटे पढ़ना ही है। और इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं? बस जो आपके कोर के हैं, यानी कि जो कोर्स आप कर रहे हो उसको, प्लस जी, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा आपको घर पे नहीं पढ़ना है, यहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि सारे मिलाकर मैंने वीक में 14 घंटे पहुंचा दिए, ऐसे नहीं करना है। मुझे 7 डेज का 2 2 आवर्स ईच चाहिए। ये नहीं कि बैकलॉग आप क्लियर कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आप पर डे का बना लो कि 2 घंटे हैं, ऐसे ऐसे करना है। और टीचर जितना पढ़ा रहा है उतना आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट कंप्लीट द टॉपिक्स दैट आर ऑलरेडी कवर्ड। मतलब जितना पढ़ाया जा चुका है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जिसे आप बोलते हो आम जिंदगी जीने वाले लोग। तो मेंटोस वाले लोग के लिए भी मैं बता दूं, मेंटोस वाले लोग यानी कि मेंटोस जिंदगी कहने का मतलब जो लोग को करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में इंडल्ज्ड है। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स, उनके लिए क्या करना है? आपके पास कॉलेज में टाइम कम बचेगा, आप भी जानते हो, आप बहुत कॉलेज के क्लासेस मिस करे हो, ये भी जानते हो। सो आप कोशिश करना कि कॉलेज के जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर पाओ। अगर इश्यूज होते हैं तो आप थक भी जाते होगे परफॉर्मेंस करते हुए, सो आपको क्या करना है, घर पे जाते हो थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद ये तो फॉलो कर सकते हो, इसको फॉलो जरूर करना। ठीक है, उसके अलावा दिक्कत होती है तो कोचिंग ले लेना यार, नहीं कोर्स करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो इनके साथ समस्या क्या है ना, आपको टीचर्स नहीं जानते। कौन से टीचर्स? आपके कोर्स के। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने परफॉर्मेंस किया तो आपको टीचर्स ने ऑब्जर्व नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आप इतने अच्छे पहचान बना ही नहीं सकते हो, क्रेडिट आपको मिलेगी ना के बराबर, सारे क्रेडिट आपके सीनियर्स ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। तो एक दिन में आपने कुछ अच्छा कर दिया तो आपको तो रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपका जो अभी बनाना है प्रेजेंस या अपनी हैसियत बनानी है कॉलेज में, सिंपल सा तरीका वही है कि अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करो विथ योर को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है आपका और एकेडमिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो सोचो वाकई में टीचर्स आपको लाइक करेंगे, सब लोग पहचानेंगे कि बच्चा ये भी करता है वो भी करता है, हाउ ही मैनेजेस, हाउ शी मैनेजेस, एंड शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। सो ऐसे करके उसको नंबर भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो यही ध्यान रखना। सो इन लोगों को क्या करना है, क्लासेस आप मिस करोगे तो आपको ये होना चाहिए, जब भी कॉलेज में आपको मौका मिले क्लास करने का, आप जाओ और उसमें आपने पहले से पढ़ रखे हैं
तो टीचर्स अगर पूछे कुछ तो उसमें रिस्पॉन्स दो, आंसर्स दो, ताकि टीचर्स को लगे कि तुम्हें आता है। अगर तुम्हें लगेगा अच्छा ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तुम्हारे क्लास के असेसमेंट भी हैं, जिसको कंटिन्यूअस असेसमेंट स्कूल में जानते थे उसको, ठीक है। तो वो क्लास असाइनमेंट के लिए, इसको बोलते हैं क्लास असेसमेंट। इसमें क्या करना है, यूज योर सेल्फ स्टडी concepts to answer teacher's question। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका लाइफ रिलेटिवली इजी हो जाएगा, ठीक है। और आप भी जानते हो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका पीक टाइम ना सेमेस्टर के जस्ट पहले हो, नवंबर में, ठीक है। सो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि आपके पास सेमेस्टर के एंड में जो आप टाइम बनाओगे, सो यू विल रिड्यूस 10 डेज। 10 डेज आप क्या करना, इसको कम मानना। ये 10 डेज आपके पास है ही नहीं, ये 10 दिन आप अपने कैलेंडर से हटा देना। ये इमरजेंसी टाइम है, ये इमरजेंसी टाइम। इमरजेंसी टाइम का मतलब ये है कि आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका इवेंट है, आपका टूर्नामेंट है, और आपके पास टाइम नहीं है अपने सिलेबस को कवर करने में। इसीलिए आपको रिलेटिवली ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान रखोगे। अगर आप एकेडमिकली सही रहते हो तो आपका बाकी चीजें सही रहेगा। जो लोग स्पोर्ट्स और को करिकुलर में काफी हायर लेवल अचीव कर चुके हैं, उसको एज ए प्रोफेशन जीना चाहते हैं, उनके लिए एकेडमिक्स मायने नहीं रखता। तो उनको अपने नेचुरल टैलेंट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, मैं उसमें सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो बस सीखने के लिए जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उनको एकेडमिक्स को बरकरार रखना है। अगर मान लो आपके पेपर में बैक आ गया तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे तो आप बाकी जगह परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सही से सीख नहीं पाओगे। सो इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहो, और स्ट्रेस फ्री रहने का यही है कि आपके पेपर्स में बिल्कुल बैक्स नहीं आने चाहिए। अगर बैकलॉग आ गया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये माइंडसेट मैं चाहूंगा। अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो, प्रोफेशनल को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने वाले लोग, सो उस केस में आपके पास ब्राइट फ्यूचर है। सो एकेडमिक्स आप कम भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी काम कर रहे हो उस पर 100% लगाना। ये मत सोचना कि मुझे पढ़ना भी है ये भी करना, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, आप तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें करोगे, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि मेरे लिए बेसिक नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर, ये सारी चीजें हो गई जो कि आपके लिए था। और साथ में क्या करना, जब भी आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसमें PYQs आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और PYQs किसके करने हैं, NEP कोर्सेज के। NEP का पहला बैच जो है, जो अभी 4th ईयर के स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे कॉलेज में, वो NEP के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर के NEP के स्टूडेंट्स कौन हुए, जो 4th ईयर में है। फिर दूसरा बैच आया जो 3rd ईयर है, फिर तीसरा बैच आया जो कि 2nd ईयर है, और आप चौथे बैच हो। यानी आपके पहले 3 बार ये पेपर सारे पढ़ाए जा चुके हैं, तो 3 बार का आपको PYQ मिलेगा। सो गेट दोज PYQs और उसको सोल्व कर जाओ। साथ में जो आपका मिड सेम ब्रेक होगा, मिड सेम ब्रेक को एंजॉय करना, और इस मिड सेम ब्रेक तक आपका जितना सिलेबस है उसको अप टू डेट कर लें, इसको अप टू डेट कर लें। मतलब अपडेट कर लेना, जितना आपने पढ़ा है टीचर से उतना आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल द जनरल थिंग्स। और इसके अलावा मैं अपनी भी बात करूंगा। अगर आप चाहते हो हमसे पढ़ना, यानी हमारी टीम से पढ़ना, इकोनॉमिक्स से पढ़ना, सो व्हाट वी हैव ऑल द 3
पेपर्स, ठीक है, ये तीनों पेपर्स हैं इकोनॉमिक्स के, और ये तीनों पेपर्स की जो प्राइसेस हैं अगर आप देखोगे सो 2,999 ईच पेपर का। सो एक पेपर अगर आप बाई करते हो सो यू हैव टू पे 2,999। इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, 18% जीएसटी, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड है। और अगर आप तीनों कोर्सेस लेना चाहते हो, तीनों पेपर्स, देन यू हैव दिस ऑफर, 1,000 का डिस्काउंट है आपको, ठीक है, ये कहानी है। और ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ठीक है। अब आप पूछोगे ऑफलाइन के लिए कैसे हैं, सो यू कैन कम टू 68 राजा गार्डन 110015 नियर मेट्रो पिलर, नंबर 375, ठीक है। बाई मेट्रो आना चाहते हो सो यू विल हैव राजौरी गार्डन मेट्रो, ये आपका पिंक लाइन है। सो पिंक लाइन पे अगर आप आते हो तो वहां से 100 मीटर के अराउंड का डिस्टेंस है। अगर आप ब्लू लाइन से आते हो तो आप रमेश नगर भी उतर सकते हो, या चाहो तो राजौरी गार्डन उतर जाओ। अगर राजौरी गार्डन आओगे तो पिंक लाइन से उतरकर आसानी से आ जाना, ठीक है। सो दिस इज ब्लू लाइन, और ये अराउंड 500 मीटर का है, 500 या 550 मीटर के आसपास का है, ठीक है। सो ये ऑफलाइन की बात हो गई। ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि नाम है इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ये हमारे कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। उस पे आप कभी भी अपना मैसेज डाल सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ आवर्स, लेकिन आपका कोई एक स्पेसिफिक डाउट है छोटा बहुत, या मान लो आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो पर्सनल लेवल पे, तो भी आप बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं बताएंगे, अरे यार हमारा टीचिंग का काम है, आधे घंटे तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा दे देंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फिर फ्री टू हैव योर क्वेरीज रिजॉल्व, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये फी ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबके पास फाइनेंस का कंस्ट्रेंट है, आपकी फैमिली उतनी अर्निंग नहीं कर पा रही होगी या इतनी सेव नहीं कर पा रही होगी, ठीक है। हमने ये फी रखा है दोनों चीजों का ध्यान में रखते हुए, एक तो अपना भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, हमारे भी जो एक्सपेंसेस हैं उसका कुछ कवर करने के लिए, और साथ में आपके लिए भी फिजिबल रहे। लेकिन अगर आपको ये रेट ज़्यादा लगता है तो आप मैनेजमेंट से बात कीजिए इस नंबर पे, मैनेजमेंट डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ऐसा है हमारा प्रोविजन, क्योंकि हम लोग एजुकेशन फॉर ऑल में बिलीव करते हैं, ठीक है। सो अगर आप कम भी पे करोगे तो भी मैनेजमेंट कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन देगी, ठीक है। सो उसका टेंशन मत लो, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो जरूर आओ, अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हो, अगर मान लो आप सेल्फ स्टडी करते हो, कोई डाउट हो जाता है ऐसा, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, इवन आपको बता देंगे। अगर वो फोन पे सोल्व होने वाला नहीं होगा डाउट, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद मिलकर आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कभी भी आप हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। सो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। So these were all the doubts that we were getting from some students, जो आपके पीएस होंगे या आप लोग ही देख रहे होंगे इसको, आपके ही डाउट्स हैं ये सारे।
इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो आप हमें जरूर रीच करें, वी विल सोल्व दैट। ठीक है, हम लोग अपनी बेस्ट कैपेसिटी में आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।